नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र ने हर विषय पर लगभग अपने जो है हल प्रश्न पत्र अध्यायवार ऑथेंटिकली दे रखा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे घटना चक्र का, चूँकि वो ऑथेंटिक एकदम सारे प्रश्न पिछले वर्ष के उसके सॉल्यूशंस बड़े ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि वह एग्ज़ाम में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, पर यह चीज़ है कि उससे आपका ऑथेंटिक रूप से अभ्यास ज़रूर हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि ये सवाल जो हम लगा रहे हैं ये पिछले जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं वो पिछले एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे इतिहास के लिए लेंगे, चूँकि इतिहास के घटना चक्र को हमने लोड किया है कि इतिहास का घटना चक्र और इतिहास विषय पर अगर थोड़ी बात करें तो इतिहास विषय में आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वो बदल ही नहीं सकते। वो वहाँ से उनको उन प्रश्नों को पूछना ही पूछना है और कुछ अंदर से जा कर के, चूँकि भाई हर विषय अपनी डीप स्टडी मांगता है, वो एक अलग मैटर है। तो फिलहाल घटना चक्र आपके काम, आपके अभ्यास के काम अवश्य आएगा। तो आइए, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया। वो स्टेटमेंट है कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो चार ऑप्शन, फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट दी नोबिली और वास्को डी गामा, संत थॉमस, तो उसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि उत्तर सी है। हम लोग वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट भारत आया और वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उसने कहा कि हम ईसाइयों मसाले लेने भारत आए हैं। तो देखिए, ये प्रश्न आपके पिछले परीक्षाओं में पूछा था इतिहास विषय वालों के लिए, और जनरल स्टडी के रूप में भी पूछ सकता है या पूछा होगा। तो 20 मई 1498 कालीकट, यह भी आपका तैयार हो गया कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था और जो शासक स्वागत किया था उसका नाम भी आ सकता है, तो जमोरिन। तो आपका यहीं से 4 प्रश्न बन गया। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की। बहुत आता है ये प्रश्न दोस्तों। लॉर्ड क्लाइव, हम्फ्री कुक, जेरल्ड अनगियर और जॉब चार्नाक। आप देख सकते हैं कि आंसर डी दे रखा है। तो जॉब चार्नाक ने कलकत्ता की स्थापना की। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें ये है कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे ये जॉब चार्नाक। तो आपसे पूछेगा कि जॉब चार्नाक किस फैक्ट्री के मुखिया थे, तो कासिम बाजार के थे। और जॉब चार्नाक ने अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पे सूतानुती या फिर आप कह सकते हैं सुतनौती, कलकत्ता का स्थल चुना। और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। तो यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न यहाँ से भी बन गया। तो ये फ़ायदे हैं घटना चक्र के। जो प्रश्न है उनको आप लगाएंगे और जो बीच में बॉक्स दिया हुआ है उसमें जो पॉइंट्स हैं, उसके पॉइंट्स के ज़रिए आपको 2-3 प्रश्न अपने आप बन जाएंगे। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मुसलीपत्तम में स्थापित हो गए। तो आप देख सकते हैं पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी जो दिया हुआ है, तो उसमें आपका आंसर सी देख रहे हैं आप, डच। अब आप इसमें से कुछ सवाल उठा सकते हैं कि इसमें से क्या क्या सवाल बन सकता है। तो बॉक्स में जो दे रखा है उसको हम आपके सामने रखते हैं कि 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था, ये आपको मिल गया। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। तो सवाल
अगर आए कि डचों ने प्रथम कारखाना कहाँ पे खोला था, तो मसूलीपट्टनम में। ये आपका सवाल बन गया। अब डच भारत से मसाला वस्त्र व्यापार करते थे, ये तो आपको पता ही है। और लेकिन इनके पास संसाधन कम थे, इनके पास संसाधन कम थे, तो इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। देखिए अब ये कि डच यहाँ पे क्यों एक्सपैंड नहीं कर सके, अगर आप उसमें कई कारणों में से ये भी एक कारण आए कि उनमें से एक कारण है कि इनके पास संसाधन की कमी थी। तो यहाँ से देखिए ये कारण के रूप में आपका सवाल बन गया, ये भी आपका एक सवाल बन गया। अब वांडीवास का युद्ध बहुत आता है। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में। इसका परिणाम क्या रहा, इसका परिणाम रहा कि डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और उनको व्यापार से वंचित कर दिया। इस तरीके से डचों के यहाँ पे प्रसार न होने का कारण संसाधन का न होना, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होना, इस तरीके से आपके सामने 2 4 5 प्रश्न तो यहाँ से बन गए। तो देखा आपने घटना चक्र में आपने मात्र 3 सवाल पढ़ा और आपको इसमें तीनों सवाल में 3 3 4 4 प्रश्न अपने आप बन गए। तो 3 5 3 15 माने 14 15 प्रश्न ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हो गए। तो आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ये कुछ दे रखा है यहाँ पे, जैसे कालीकट, कन्नानौर और चाबोल और पोन्नानी, ये आपके भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए स्थान है और किस सन में वो प्राप्त करे। तो 1522, 1526, 1500, 1502 इस प्रकार दे रखा है। तो आंसर डी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है। ये कालीकट जो है उन्होंने 1500 वहाँ पे पहुँचे और कन्नानौर में वो 1502 में, और 1522 ईस्वी में धाबोल और पोन्नानी में 1526 ईस्वी में। दोस्तों 1526 ईस्वी नाम ये आते ही याद आ जाता है कि पानीपत की लड़ाई में जो है बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब आइए क्रम आप देखिए। आप जानते हैं कि यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत आए, तो उनका एक क्रम था कि सबसे पहले कौन आए, सबसे बाद में कौन आए। तो इस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आया था, ध्यान होगा आपको। उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो आंसर आपका सी हो गया। दोस्तों उनकी कंपनी का नाम इस प्रकार दे रखा है कि उनकी कंपनी है एस्तादो द इंडिया, जो पुर्तगीज कंपनी थी। तो ठीक है, उसके बाद वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और एस्तादो द इंडिया पुर्तगालीज कंपनी को आप देख सकते हैं 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना आपका 1600 में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुँचा। जैसा कि मैंने आपको पहले देखिए इस बॉक्स में आपको बताया था। तो कालीकट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर एकदम सटीक और ठीक है। हाँ, अब इस बॉक्स के जरिए आपको कई सवाल यहाँ पे तैयार होते हैं। जैसे वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर, अब आप कालीकट कि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ये जो कोई प्रसिद्ध स्थल रहता है तो उसमें पूछ लेता है कि ये कौन से तट पर स्थित है। तो कालीकट जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह का नाम है। 1498 ईस्वी में यहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचा और यहाँ पहुँच करके हम लोग अभी पढ़े थे कि जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जो राजा था वहाँ का। वास्को डी गामा जब भारत आया तो पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ आप समझ सकते हैं हुआ। वास्को डी गामा जब यहाँ से काली मिर्च के व्यापार किया तो 60 गुना अधिक इसको मुनाफा हुआ। तो यह सवाल भी पूछ सकता है कि कितना गुना उसको मुनाफा हुआ वास्को डी गामा को। तो 60 गुना हुआ, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। तो पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कहाँ कहाँ कोठियाँ स्थापित की। आप पुर्तगाली कोठियाँ जैसे हैं कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाह। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में आया और प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। आपका यहाँ पे प्रश्न तैयार होता है कि प्रथम वायसराय पुर्तगाली का कौन था। तो 1505 ईस्वी में आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो अल्मीडा के बाद जो आया अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में आया वायसराय बन करके। उसके बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा उसने छीना
अपने अधिकार में उसने कर लिया। तो ये सवाल बन सकता है और बनता है कि 1510 ईस्वी में गोवा किस सन में छीना और किसने छीना। तो 1510 ईस्वी में, और किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से छीना। और किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ये वायसराय था। तो इस तरह से आप जो है गोवा आपका पुर्तगालियों ने सत्ता यहाँ पे अपनी संस्कृति महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया। और सातवां प्रश्न, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अभी अभी आप जाने हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। उसके बाद किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया? आप अभी क्रम पूरा जाने हैं कि पुर्तगाली पहले आए थे, तो आंसर पुर्तगाली हो गया। उसके बाद किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाए? वही चीज़ है, तो यहाँ पे पुर्तगाली है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? वही पुर्तगाली है। तो पुर्तगाली का अभी हमने आपको बताया है, पूरा वास्को डी गामा आया था। लेकिन यहाँ एक नई बात सामने आ गई, आपको इससे सवाल तैयार हो सकता है कि कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, तो वास्को डी गामा पर यह सवाल आता है कि कौन सी, किसके हेल्प से, कौन उसका पथ प्रदर्शक था जिससे वो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा? तो उसका नाम था अब्दुल मजीद दोस्तों, ठीक है, अब्दुल मजीद। तो 1400 अच्छा, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, हाँ, आने का 1498 ईस्वी और गए 1961 ईस्वी में। जी हाँ, सबसे अंत में। अगला सवाल है आपका, कालीकट में 1498 के वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? देखिए आप तुरंत, अब्दुल मजीद पूछा भी है पीजीटी परीक्षा 2009 में। तो ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब आ जाइए 14 नंबर पे, यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार किया। आप अच्छी तरह जानते हैं पुर्तगाली, अभी अभी आपने किया है। तो ठीक है, अगला सवाल आइए। अगला सवाल है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? वही है आपका पुर्तगाली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग चाहिए, भूभाग नहीं व्यापार चाहिए, व्यापार और भूभाग इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा ये सवाल है, देखिए, भूभाग नहीं व्यापार, कितना बढ़िया सवाल है। और ये आया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। तो वो उनको भूभाग नहीं, पहले व्यापार करने के लिए, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार का था। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आप समझ सकते हैं कि 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीना ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? राजकुमारी का नाम। राजकुमारी का नाम क्या है? कैथरीन ब्रेगांजा। कैथरीन ब्रेगांजा कहाँ की राजकुमारी थी? पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजकुमारी का यहाँ क्यों वर्णन हुआ? उनके इसलिए वर्णन हुआ कि 1661 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से शादी कर लिया। और जब ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से शादी कर लिया तो बम्बई उनको दहेज के रूप में मिल गया। ये यहाँ पे है। 1698 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब देखिए, चार्ल्स द्वितीय जब पाए हुए थे बम्बई, तो उन्होंने क्या किया? 1698 ईस्वी में 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर लेकर के और उनको दे दिया। तो अब अगला सवाल है 17वां, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का प्रारंभिक उद्देश्य अच्छी तरह अभी आप जाने, केवल व्यापार करना था। उसके बाद 18वां है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? ये देखिए टीजीटी में आया हुआ है। तो ये जान कंपनी आप और अंदर बॉक्स में पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम दी कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम क्या था? जान कंपनी। ठीक है, तो जान कंपनी। अगला 19 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ किस सन में? बंगाल का पूर्ण स्वामित्व उसको प्राप्त हुआ 1764 ईस्वी में, जब बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों ये देखिए अब इसके अंदर बॉक्स में आप इससे कई सवाल उठा सकते हैं, बन सकते हैं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम के, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया। तो ये बहुत सवाल आता है, आपको बक्सर का युद्ध मिल गया 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। हाँ, किसके बीच हुआ इस युद्ध में? अंग्रेज़ों का कमान किसके हाथ में था? ये सवाल आता है। तो इस समय अंग्रेज़ों के हाथ में कमान था, हेक्टर मुनरो के हाथ में था। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो आप नोट कर लीजिए। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये जानकारी लीजिए। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत में जब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, तो इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो पी रॉबर्ट्स देखिए बक्सर के युद्ध के बारे में कहते हैं, कभी कभी पूछता है कि ये
स्टेटमेंट किसने दिया, तो पी रॉबर्ट्स ने क्या कहा, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रमुखता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध में परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीतिक परिणाम थे। वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको सवाल मिल गया। अब आइए 20 नंबर पर पांडिचेरी स्थापित किया गया किसके द्वारा, ये आपको मार्टिन के द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है, टीजीटी परीक्षा 2004 में आया था कि पांडिचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों याद कर लीजिए, मार्टिन के द्वारा। पूरा नाम है फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन और वेलांग दे लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। तो यह पूरी तरह किला बंद था, ठीक है, यह पूरी तरह किला बंद था। फ्रैंको मार्टिन ने 1674 ईस्वी में इस बस्ती का प्रमुख हुआ, ठीक है। इसके और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं कि फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। उसके बाद जैसे ये सवाल पूछता है कि ये बताइए कि फ्रांस की ये कंपनी जो द कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई, उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे, तो लुई 14 थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कोरो द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था। आप जानते हैं कर्नाटक के युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे। तो यहाँ पे वर्णन आ गया, कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ठीक है। तो 4 युद्ध हुए थे, वो आगे इसमें आगे कहीं पे अगर मिलेगा तो उस पर चर्चा होगी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की, अभी अभी आपको बताया गया, फ्रांसीसी मार्टिन। उसके बाद 22 है कि किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली। बार बार आ रहा है, देखिए 2-3 बार पूछा गया फ्रैंको मार्टिन। अब अगला सवाल आपको यहाँ से उठ रहा है, देखते हैं क्या है। अगला सवाल है दोस्तों कि क्या है, चंद्रनगर। चंद्रनगर क्या है, चंद्रनगर है एक ब्रिटिश कॉलोनी थी कि पुर्तगाली कॉलोनी थी कि फ्रेंच कॉलोनी थी कि कोई नहीं थी, तो दोस्तों चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। अब इसके बारे में कुछ बॉक्स में दे रखा है, देखिए उससे आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। चंद्रनगर यह हुगली जिला पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है, ओके। तो ये बंगाल में स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। 1673 ईस्वी में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर में 1757 व 1794 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1815 ईस्वी में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया। तो दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, सूची 1 और 2 दे रखा है। तो सूची 1 में देखिए क्या क्या देखा है कि भारत में पुर्तगाली व्यापार, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे क्या दे रखा है, उसका सन 1498, 1602, 1600, 1664। अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में 1498 में भारत में पुर्तगाली व्यापार शुरू हुआ, देख सकते हैं आप। 1602 ईस्वी में आपका जो है यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा, सबसे अच्छा यहाँ पे ये देखिए 1498, ठीक, 1498 भारत में पुर्तगाली व्यापार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, और उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। अब देखिए कि इस यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है आपको क्या फ़ायदा मिलता है। इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। पुर्तगालियों के आने से लाभ, यहाँ पे एक लाभ दे रखा है, लाभ तो कई मिले थे, लेकिन अब चूँकि आप जान ही रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, इसमें आपको घटना चक्र में जो है पॉइंट में जो भी आपको मिल जाए उससे आप कई क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो उससे आपको लाभ क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ एक चीज़ दिया है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो देखिए पुर्तगालियों के आगमन से दोस्तों केवल एक ही लाभ नहीं हुआ, कई लाभ हुआ था। उसमें से एक लाभ क्या हुआ था कि गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था, ठीक है दोस्तों। और जो है पुर्तगालियों के डचों के आगमन से क्या हुआ, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। देखिए एक चीज़ बढ़िया आ गया, डच आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रसार नहीं कर पाए थे, लेकिन डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। पैगोडा किससे निर्मित था, स्वर्ण से निर्मित था। किसने प्रचलित करवाया, डचों ने प्रचलित करवाया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार का अपना एकाधिकार कब खो दिया था, ये बहुत अच्छा सवाल है। एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खो दिया था 1798 की 1813, और उसके बाद 2 ऑप्शन और दे रखा है यहाँ पे, 1837, हाँ, तो और 1853। तो कब खोया था, बी नंबर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी, याद कर लीजिए।
मद्रास में। 1639 में देखिए फिर प्रश्न समझिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रेसिडेंसी, पहली प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। फिर दिमाग दौड़ाइए, क्या कह रहा है? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज का नाम क्या था? फ्रांसिस डे। क्या नाम था? फ्रांसिस डे। 1639 में उसको क्या मिला? चंद्रगिरी के राजा ने उसको मद्रास क्या दिया? पट्टे में दे दिया जनाब। तो यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना कर डाली, ठीक है। और 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना दिया। तो मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी बन गई, ठीक है। और यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आप देखिए 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई। बहुत बड़ी चीज़ थी उस जमाने के लिए। उसके बाद बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1691 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। तो मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत कब हुई थी? 1686 ईस्वी में हुगली में। तो ये देखिए, हालांकि कई प्रकार की अंग्रेजों को लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अब यहाँ पे औरंगजेब की बात आई है। तो औरंगजेब मुगल बादशाह था, तो उससे अंग्रेजों की लड़ाई किस सन में हुई थी, यानी पहली भिड़ंत कब हुई थी? तो 1686 ईस्वी में। यहाँ से आपका एक सवाल बन गया। अब आगे आइए, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर ले लिया। तो मद्रास पट्टे पर किससे लिया? फ्रांसिस डे अभी मैंने आपको बताया था। अब आ जाइए आगे, देखिए क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि 28 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो दोस्तों, कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को स्वाली में पराजित कर दिया था। देखिए एक सवाल यहाँ पे मिल गया। इससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में कहा कि यह अस्थायी कारखाना अब आप स्थापित कर सकते हैं, हम इस बात के लिए आपको अनुमति प्रदान करते हैं। तो अनुमति 1613 ईस्वी में जहांगीर को मिली, जहांगीर के द्वारा मिली 1613। देखिए 1613 में तो इस तरह आप दो तीन प्रश्न तैयार हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनवाई थी? तो पहली फैक्ट्री भारत में अंग्रेजों की सूरत में थी, ठीक है। फिर से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वही चीज़ दोहरा रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। उस कारखाना कैसा था? मछलीपट्टनम में अस्थायी, लेकिन 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना हो गया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जहांगीर से अनुमति प्राप्त करी थी। तो कैप्टन विलियम हाकिंस सूरत से मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा। कैप्टन हाकिंस आता है खूब सवाल। तो कैप्टन हाकिंस जो है दरबार में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो क्या हो गया? नाकामयाब हो गया। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंच गया, ठीक। और स्वाली जब पहुंचा तो मुगल गवर्नर से वहां का व्यापार करने की अनुमति पाने में वो सक्सेस हो गया। तो कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह के विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तदनुपरांत अंग्रेज ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री बना डाली, ठीक है। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाना चालू किया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर था आगरा में सहयोग से उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन था? प्रथम व्यापारिक केंद्र जो है वो सूरत में था, अभी आप जाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पे की गई थी? प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी मछलीपट्टनम में, ठीक। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई यहाँ पे आपका लिखा है गोवा में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये गोवा की बात कर रहा है, नहीं यार, सॉरी, गोवा नहीं। देखिए इसमें स्किप करने में गड़बड़ हो रहा है। सूरत में, अभी सूरत हम लोग चर्चा करें हैं, सॉरी इस बात के लिए। अब देखिए आगे आइए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 32 में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी, वही चीज़ है सूरत में। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें देखिए नई बात मिल सकती है आपको।
उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1717 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त की थी, तो उसको कहते हैं दस्तक। ठीक है, दस्तक। अब यहाँ पे आपको कई पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। दस्तक वस्तुतः क्या था, कर मुक्त करने का एक परमिट था, एक पारपत्र था। ठीक है, एक सवाल आपको मिल गया। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। ये आपको जानकारी मिल गई। कुछ पॉइंट्स से देखिए, कार्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछेगा कि दस्तक की सुविधा कब समाप्त हुई, किस वायसराय के समय में, तो कार्नवालिस के समय में। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी, बहुत फेमस घटना थी। और फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान को ओर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। देखिए आपसे पूछ सकता है कि फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान को किसने कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा, तो उसका नाम नोट कर लीजिए, ओर्म। ठीक है, अब आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 34, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था, तो आप था अलावारेज काब्राल। ठीक, अब और देखिए यहाँ आपको नई बात क्या मिल सकती है। प्रथम पुर्तगाली अभियान तो वास्को डी गामा 1498 में किया था, और दूसरा 1500 में उसका पुर्तगाली अभियान किया था, उस नेता का नाम था अलावारेज काब्राल। ठीक, तो आपको अब देखिए कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया, चलिए ये जानकारी हो गई। नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। ये सवाल आता है इस पर, तो ये सवाल बन गया, केवल गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली के अधीन रहे। ये सवाल खूब आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 35 है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था, तो गोवा कब्जा उन्होंने बीजापुर से किया था। ओके, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये खूब सवाल आता है, तो इस अल्बुकर्क था। 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक उसका कार्यकाल था। ठीक है, इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी। ठीक है, इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई, और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली की संख्या में वृद्धि करने के लिए उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये सवाल भी आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ, तो दोस्तों 1632 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ के जरिए आप क्या क्या पॉइंट पाने वाले हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देना था। तो यह फरमान अत्यंत लाभकारी था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, गोल्डन फरमान यानी सुनहरा फरमान। और कुछ पॉइंट से देखिए उससे क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी की राजा से, आप पहले ही जान चुके हैं, कि पट्टा प्राप्त किया था, और फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का स्थापना हुआ था। अब देखिए और क्या दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलने वाला है, फायदा। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था। ये आपको जानकारी मिली। उसके बाद पॉइंट 1698-1699 बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सूतानती, गोविंदपुर और कोलिकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। इससे आपका सवाल बन सकता है। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारण, अब देखिए आ रहा है इसमें से मुख्य पतन का क्या कारण था। इसमें कई पॉइंट्स हैं, तो उसके पतन का कारण क्या था। पतन का कारण था औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। ठीक है, अब इस बॉक्स के जरिए आपको क्या लाभ होने वाला है देखते हैं पढ़ करके। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार था। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था, तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना था। अंग्रेजों एवं डच नौसैनिकों की सत्ता उदय आदि कारण सही है, परंतु औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति पतन के कारणों में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। कर्नाटक युद्ध हुए थे
अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। 4 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। पहला देखिए, ये हमने आपको नोट कर दिया है 1746 ईस्वी 1748 और दूसरा 1749 से 1754, तीसरा 1749 से आपका अंबर का पांडिचेरी में 1749 में जानते हैं अंबर का युद्ध पांडिचेरी का 1755 में 1756 से 1763 पेरिस की संधि। इसमें तमाम पॉइंट देखिए। इसके जरिए आपको क्या क्या मिलने वाले। कर्नाटक प्रथम में 1746 से 48 देखिए दे रखा है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो आपका 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्रा था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों जैसे अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में वर्ष 1746 में भी युद्ध आरंभ शुरू हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जो है वो जहाज़ों पर अधिकार कर ली और युद्ध का तात्कालिक कारण था। यही प्रथम तात्कालिक कारण था। ओके, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनावरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी के तट पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो ए ला शापल की संधि यानी 1748 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीय के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः जो है वो प्राप्त हो गया। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। ये आपको देखिए कई सवाल इसमें मिल गए हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटनानुसार विकल्प बढ़ते क्रम में आप लगाइए और इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें से सत्य है आपका सी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसके बाद वांडीबस का युद्ध उसके बाद बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए प्लासी का युद्ध आप देख सकते हैं 1757, 1760 में वांडीबस का, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक, तो अब आइए देखिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर है जो है 40। लेकिन उसके पहले ये बॉक्स के जरिए देखिए आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। इसमें दिया है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो प्लासी के युद्ध में जो है बंगाल के नवाब पराजित हुए थे, अंग्रेजों ने पराजित किया था अंग्रेज सेना ने। उसके बाद वांडीबस में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था जो कि 1760 में हुआ था। इसका रिजल्ट क्या निकला था कि फ्रांसीसी जो है हार गए थे। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अवध के नवाब मुगल सम्राट तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। यहाँ से आपको सवाल बन गए। अब वांडीबस के युद्ध में अंग्रेजी फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे को विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी। देखिए अभी हमने आपको बताया था 1760 ईस्वी में वांडीबस का युद्ध हुआ था। और उसके बाद अगला सवाल है मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना। ये तो कई बार आपको आ चुका है, डच संयुक्त कंपनी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स के जरिए आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है आइए देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य नहीं बना था जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो। इसलिए इसकी कंपनी जो है जो है कि संगठन में अनेक अलग कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड्स, इसको हॉलैंड का संघीय रूप स्पष्ट नजर आता है। 1602 ईस्वी में डच यानी कि हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी कभी कभी आता है तो ये आप देख सकते हैं। प्रारंभिक पूंजी 6 लिख लीजिएगा, 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 65 लाख गिल्डर थे। ठीक है, इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आक्रमण और विजय करने के संबंध में एकाधिकार दे दिया था। ठीक है, तो इसकी पूर्वी केंद्र बटेविया वर्तमान में जकार्ता में स्थित था। ठीक, और डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन एवं प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था।
तो दोस्तों इसकी साझेदारी एक निजी गुट के रूप में कार्य करते थे। अगला सवाल है बम्बई दहेज में किसे मिला। ये अभी इसके पहले आपको ये कई बार आया, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को। देखिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल है दोस्तों कि बम्बई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज के लिए किसे मिला है। अभी अभी आपको बताया है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है निम्नलिखित में किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में, और वही सवाल है, रिपीटिंग है, तो बम्बई मिला था 1665 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया। गैराल्ड ओंगियार ने। ठीक है, 1665 ईस्वी में किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया, तो गैराल्ड ओंगियार। देखते हैं आप 1600 और आपको क्या जानकारी मिल सकती है, देखिए बॉक्स के जरिए। तो 1665 ईस्वी में गैराल्ड ओंगियार ने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया, तो ओंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। ये आपको मिले, यहाँ पे आपको एक सवाल बन गया। पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की और किसे भेजा, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। तो JP केविला हामो। बहुत अच्छा सवाल है, UPGIC में आया था 2009 में। अब देखिए इस बॉक्स के जरिए आपको जानकारी जो मिल रही है, पुर्तगाल के राजा जॉन ने मई 1487 ईस्वी में JP दी केविला हामो को भारत भेजा था, और केविला हामो अदन लाल सागर होते हुए कालीकट भारत पहुंचा, और पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह काली, ये तो आपको मालूम है, 20 मई 1498 में पहुंचा उसने। वहां पहुंच करके भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज कर डाली। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। ये तो आपको कई बार, अभी जब से पढ़ रहे हैं तब से कई बार आया है दोस्तों। अब देखिए ये आपका 47 नंबर का सवाल है, बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत के डच वाणिज्य केंद्र नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, हुगली, कराईकल और मसूलीपट्टनम, बालासुर। दोस्तों ए नंबर हुगली नहीं था, क्योंकि भारत में डच वाणिज्य केंद्र के बंगाल में हुगली नहीं था, बल्कि कौन कौन था, चिंसूरा में था। भारत में अन्य डच वाणिज्यिक केंद्र आप याद कर सकते हैं, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, और जो है सूरत, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार, बालासुर, पटना, नेगापट्टनम और कराईकल। तो 48 नंबर सवाल है, डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया, तो कोचीन में, सईदाबाद में, सूरत में, पुलिकट में। तो दोस्तों ये स्थापित किया था पुलिकट में। ठीक है, तो ज़रा सा बॉक्स के जरिए देखते हैं, कुछ फ़ायदा आपको अगर मिले तो। देखिए डच नीदरलैंड्स हालंग के मूल निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया, और डचों ने यहीं पर जो है स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला था। देखिए पैगोडा बार बार आ रहा है, स्वर्ण सिक्का था, डचों के द्वारा ढाला गया था। एक प्रश्न आपका तैयार होता है, आगे बढ़िए। उल्लेखनीय है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डच अपने प्रारंभिक चरण में काली मिर्च था अन्य मसालों के व्यापार में रुचि रखते थे, लेकिन बाद में मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिए। अब देखिए ये 49 नंबर है, थोड़ा सा इसमें स्टार बना हुआ है, तो अच्छा सवाल नहीं है, हटाइए इसको। ठीक है, ये आपको देखते हैं अगला सवाल। चलिए इसमें कोई खास नहीं है दोस्तों। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच। तो दोस्तों देखिए हम आपको ये घटना चक्र जो लोड कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। बात क्या है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही हूबहू आएगा, लेकिन ऐसा हो ये चूँकि ऑथेंटिक है, पिछले उसमें आया था और थोड़ा एक्सप्लेन है, और हमने भी अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि आपके दिमाग में। देखिए पढ़ाई लिखाई सब वही है, किताबें वही रहती हैं, लेकिन ये है कि एक दूसरे से तर्क वितर्क करने से वो दिमाग में अच्छे तरीके से सेट होती हैं, समझनी। इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये आपको ये काम नहीं करने वाला है, ये आपके काम ज़रूर आएगा। आप इसको सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाए। परीक्षा देखिए ये आपकी UPPGT TGT की कभी भी हो सकती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कभी भी हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति होती है बस परीक्षा हो जाएगी, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ।